गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 1 समर्पण। हमने इस समर्पण जो हमारी एक कविता है इसे हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में। आगे हम इसे कंटिन्यू करते हुए इसकी जो हमारी आगे की पंक्तियाँ रह गई थी वो मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ और एक बार आपको पढ़ के पूरी कविता दोबारा से सुनाती हूँ। समर्पण कविता में कवि रामावतार जी क्या कहना चाहते हैं। कविता थी हमारी मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण अर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इन भावों में जो ये रामावतार जी के जो मन के भाव हैं इसमें उनके देश प्रेम की भक्ति की भावना पूरी तरह से हमें देखने को मिलती है कि उनके दिल में उनके मन में देश प्रेम की भावना फूट फूट कर भरी हुई है और इस देश के प्रति इस मातृभूमि के प्रति वो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपना मस्तक भी काट कर समर्पित करना चाहते हैं। और उसके बाद भी उनके अंदर ये भावना है कि मैं और देश के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आगे की पंक्तियों को कंटिन्यू करते हैं क्लास। आगे की हमारी पंक्तियाँ हैं तोड़ता है मोह के तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो काम मेरे द्वार घर आंगन घर आंगन क्षमा दो आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। उनकी जो चाहत है, इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी भावना उनकी अभी भी देश के प्रति इस तरह से समर्पित है कि वो और भी सब कुछ देने के बाद और भी कुछ जो दे सकते हो देश के लिए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। जो कुछ भी उनसे हो सकता है, बन सकता है अपने देश के लिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये हमारे रामावतार त्यागी जी की कविता है। इस बात की जिस कविता को जिसने लिखा है उनका नाम रामावतार त्यागी है। ओके क्लास, ध्यान से सुनेंगे इन पंक्तियों को। तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार मेरे आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार थमा दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं कि आज मैं अपने जो मोह के सारे बंधन हैं उन सब बंधनों को तोड़कर अपने गांव, अपने घर, अपने आंगन, उन सब से क्षमा मांगता हूँ और चाहता हूँ कि मेरे सीधे हाथ में तलवार दे दी जाए और उल्टे हाथ में मेरे, बाएं हाथ में मतलब उल्टे हाथ में मेरे ध्वज थमा दिया जाए कि अगर लड़ते लड़ते अगर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँ तो मैं उल्टे हाथ से वहाँ पर अपनी ध्वज पताका को लहरा पाऊँ। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण समर्पित। वो कह रहे हैं कि जो ये फूल हैं, पौधे हैं, बाग हैं, जो बगीचे हैं, उन सबको समर्पित कर रहे हैं और अपने जो घर का एक कण कण जो तिनका है, जैसे चिड़िया जो अपना घोंसला बनाती है, एक एक तिनका उठाकर लाती है और एक तिनके से अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह से मनुष्य भी जो अपना सहयोग करके पूरा अपना घर बनाता है, उसके प्रति वो कह रहे हैं कि जो ये मेरा घर है, मेरा जो ये घोंसला है, इसका एक एक कण समर्पित है। और तब भी उनकी जो चाहत है वो यही है कि मैं इसके बाद भी तुम्हें और क्या समर्पित कर सकता हूँ। ओके क्लास, यहाँ पर हमारी जो ये कविता थी समर्पण कविता हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपको मैंने शब्द अर्थ लिखने के लिए दिए थे, आपने शब्द अर्थ लिख लिए होंगे क्लास। इसके बाद हमारे यहाँ पर बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, वो आपने कंप्लीट कर ली होंगी। अब हमारे शुरू होते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर का PDF बनाकर मैं आपको WhatsApp पर सेंड कर दूंगी। मैं यहाँ पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर सुना रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, उसके बाद अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे। पहले जो हमारा प्रश्न का क्राइटेरिया है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, मातृभूमि को सर्वस्व समर्पण से भी कभी संतुष्ट नहीं है, क्यों? हमारा इसका हमने उत्तर लिखा हुआ है, मैं आपको इसको PDF भी सेंड करूंगी। हमारा जो आंसर है इसका शॉर्ट आंसर्स है, तो हम बहुत कम शब्दों में लिखते हैं, खाली आंसर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कवि को लगता है कि वह अभी भी मातृभूमि का ऋण नहीं उतार पाया, उसने जो समर्पित किया वह कम है, इसलिए वह कुछ और भी समर्पित करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कवि के अनुसार माँ तुम्हारा ऋण बहुत है। यहाँ पर ये माँ जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? धरती माँ के लिए आया है। धरती माँ के प्रति जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के लिए आया है। इससे कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर लिखेंगे। कवि स्वयं को गरीब बताते हुए कहता है कि हे मातृभूमि, तुम्हारा ऋण इतना ज़्यादा है कि मैं सब कुछ समर्पित कर दूं तब भी चुकाना असंभव है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हम देश की धरती को माँ क्यों कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि जो ये धरती है हम इसे माँ कहकर संबोधित क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि वह माता के समान
हमारा भरण पोषण लालन पालन करती है। इस तरह से हमें जो कुछ भी अपने शरीर को चलाने के लिए खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो सब कुछ इस धरती माँ की गोद से ही हमें प्राप्त होते हैं। जिस तरह से हमें माँ, हमारी जन्म देने वाली माँ हमारा पालन पोषण करती है, हमारा ध्यान रखती है, हमारी सेहत का ध्यान रखती है, हमें खिला पिलाकर तंदुरुस्त रखती है, उसी प्रकार वो प्राप्त कहाँ से होता है? इस धरती की गोद से प्राप्त होता है। तो इस धरती ने हमें सब कुछ दिया है, इसीलिए इस धरती को, मातृभूमि को हम माँ कहकर पुकारते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाल में भाल सजाने से कवि का क्या अभिप्राय है? आंसर लिखेंगे, अपना मस्तक काटकर थाल में रखकर समर्पित करना। मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे भाल का मीन्स है अपना सर, अपना मस्तक काटकर थाल में समर्पित करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का राउंड स्टार्ट होता है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कवि मातृभूमि के ऋण से किस प्रकार उऋण होने को उद्यत है? उऋण का मतलब है ऋण को चुकाकर, किस तरह से ऋण चुकाना चाहता है? आंसर है इसका, अपना सब कुछ न्यौछावर करके उऋण होना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेवा करने वाला पुत्र अपना सब कुछ देकर भी स्वयं को अकिंचन क्यों मानता है? आंसर है इसका, इसलिए मानता है क्योंकि ऐसा करके भी वह मातृभूमि का पूरा ऋण उतार पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गान, प्राण, स्वप्न, प्रश्न तथा क्षण क्षण के अर्पण से आप क्या समझते हैं? आंसर है यहाँ पर कवि का आशय अपने जीवन के सभी प्रकार के भाव, जितने भी उसके अपने जीवन में भाव हैं, वो सभी प्रकार के भाव को अर्पित करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्या भाल के समर्पण से भी बड़ा कोई और समर्पण है? तो हम इसे क्या कह सकते हैं? नहीं, भाल के समर्पण से बड़ा कोई भी समर्पण है ही नहीं, क्योंकि जो भाल का समर्पण है वो क्या है? हमारा अपना खुद स्वयं का मस्तक, और जब हम उस मस्तक को काटकर समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हम इसका यहाँ पर आंसर लिखते हैं नहीं। आगे जो हमारे प्रश्न शुरू होते हैं वो है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देश सेवा में मोह का बंधन तोड़ना पड़ता है, परंतु कवि में किस किस वस्तु से नाता तोड़ने की बात कही है? आंसर है, यहाँ कवि देश के लिए अपना घर, गांव, आंगन से मोह का बंधन तोड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एक पंक्ति में बताया है, तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो, उसके लिए क्षमा भी मांग रहा है। गांव में द्वार घर आंगन क्षमा दो, और आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। तो इन सब से वो अपनी क्षमा भी मांग रहा है, क्योंकि वो उनका मोह नहीं कर रहा है, और देश सेवा में अपना भार, अपना मस्तक भी अर्पण करके और कुछ भी भाव कर अर्पण करने की भावना उसके अंदर भरी हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाँ क्लास, इसके बाद हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल हमारा एक ही है। यहाँ पर हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसका PDF बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगी, और साथ ही इसमें जो हमारी बुक की एक्सरसाइजेज हैं, जितनी भी इसका जो ये ग्रामर का पोर्शन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सब कुछ फिल किया हुआ है। इसका PDF बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगी। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, इसमें हमारी जो भाषा बोध का ग्रामर है वो सारा आपको मैं एक बार पढ़कर बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, और फिर PDF से अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द
विलोम शब्द मैं आपको पढ़ के फटाफट जल्दी जल्दी सुना रही हूँ। मनुष्यता, असुरता, शब्द है साक्षर, विलोम है निरक्षर, शब्द है मुख्य, विलोम है गौण, शब्द है स्थिर और विलोम शब्द है अस्थिर, शब्द है सद्गुण, विलोम शब्द है अवगुण, शब्द है अमृत और विलोम शब्द है विष। यहाँ पर हमारा ये का नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा खा। यहाँ पर हमें दिए गए शब्दों के लिंग का निर्णय करना है। मीन्स जो ये शब्द है इनका क्या लिंग है। जैसा कि हमें पता है लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमें वो इन शब्दों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, वो शब्द क्या है, ये हमें डिफाइन करना है। शब्द है मन, मेरा मन कर रहा है। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मेरा मन कर रही है, हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करते। तो मन कर रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर कोई इसे कर रहा है ही यूज करते हैं। तो ये शब्द हमारा हो जाता है पुल्लिंग। नेक्स्ट है जीवन। जीवन शब्द का भी अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जीवन शब्द भी हमारा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है प्राण। प्राण शब्द भी पुल्लिंग है। तन, तन शब्द भी पुल्लिंग है। थाल, थाल शब्द भी हमारा पुल्लिंग है। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आंगन। आंगन शब्द भी हमारा पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पुल्लिंग शब्द पढ़े हैं जिनका वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इनका शब्दों का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ग। दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसकी हमें तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं, जो कि बहुत आसान भी है, जो इस पाठ में हमारे आए हैं। शब्द है सबसे पहले माँ। माँ शब्द को हम और किस किस शब्दों में बोलते हैं, हमें पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पर माँ शब्द की पर्यायवाची हैं जननी, धात्री और माता। नेक्स्ट है तलवार, इसके पर्यायवाची हैं खड़क, असी, करवाल। नेक्स्ट है सुमन, पर्यायवाची हैं पुष्प, फूल और प्रसून। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है घ। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। मीन्स यहाँ पर जो ये वाक्य दिए गए हैं इसमें हमें बताना है कि ये कौन सा काल है। हमने काल पढ़े हैं ग्रामर में, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है। काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और इन कालों के भी भेद होते हैं, जो वो भेद हमने पढ़े हैं वो यहाँ पर हमें इन वाक्यों में बताने हैं। ध्यान से सुनेंगे। राम ने रावण को मारा। मारा शब्द यहाँ पर क्या डिफाइन करता है कि वो कौन सा काल है। ऑप्शंस दिए हैं सामान्य भूत, नेक्स्ट आसन भूत, नेक्स्ट अपूर्ण भूत। तो ये वाक्य हमारा क्या है यहाँ पर? सामान्य भूत। मारा का मीन्स ये है कि मीन्स मार चुके हैं, तो वो बता रहे हैं। तो वो भूतकाल पास्ट में होते हुए भी हमारा क्या कहलाता है? सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट है हमारा शायद आज वर्षा आए। इस वाक्य में हमें बताना है कि कौन सा काल है। तो शायद शब्द का प्रयोग जिस वाक्य में होता है वो हमारा क्या होता है? संभावना उसमें हो जाती है। मतलब हम पूरी तरह से श्योर तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। ठीक, तो वो हमारा कौन सा काल हो जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य या संदिग्ध वर्तमान। इसका आंसर है संभाव्य भविष्य। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे थे। अब ये हमारा कंप्लीट वाक्य हो जाता है, पूर्ण वाक्य हो जाता है कि बच्चे खेल रहे थे। अब इसके ऑप्शन सुनिए क्या है? आसन भूत, अपूर्ण भूत या पूर्ण भूत। हमें सुनने में ऐसा लगता है कि बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे खेल रहे थे, लेकिन कब खेल रहे थे और कितनी देर खेल रहे थे वो हमें नहीं पता है।
इसलिए हमारा ये हो जाता है अपूर्ण भूत। नेक्स्ट है वह आया होगा। ऑप्शंस दिए हैं अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। वह आया होगा, होगा में हमारे पास कोई भी चीज पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसीलिए ये हमारा भूतकाल बन जाता है संदिग्ध भूत। नेक्स्ट है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का प्रयोग हम अपने बोलते समय भाषा में करते हैं। कहाँ पर हमारा कौन सा विराम चिन्ह आ रहा है, कौन सा पूर्ण विराम है, अपूर्ण विराम है, हमने विराम चिन्हों को पढ़ा है, ठीक है। तो उन विराम चिन्हों का प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी करते हैं। प्रश्नवाचक है, कौन सा वाचक है, हम उन्हीं शब्द विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। इस देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वैसे यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, परंतु मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख आदि सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये आपकी लाइन लिखी हुई है। अब मैं आपको इसी विराम चिन्हों के साथ पढ़कर बता रही हूँ। इस देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा पूर्ण विराम। वैसे यहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, ठीक, परंतु मुसलमान के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा अर्धविराम, ईसाई इसके बाद आ जाएगा अर्धविराम, पारसी इसके बाद आ जाएगा अर्धविराम, सिख आदि सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। ओके क्लास, नेक्स्ट है दीपावली पर बच्चे बम, पटाखे, फुलझड़ियाँ, अनार, बम, आतिशबाजी छुड़ाकर खुशी प्रकट करते हैं। अब मैं आपको इसे विराम चिन्हों के साथ बता रही हूँ। दीपावली पर बच्चे बम, अर्धविराम, पटाखे, अर्धविराम, फुलझड़ियाँ, अर्धविराम, अनार, अर्धविराम, बम, अर्धविराम, आतिशबाजी छुड़ाकर खुशी प्रकट करते हैं। इसके बाद हमारा पूर्ण विराम। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। विग्रह हमने क्लास 7 में समास का थोड़ा सा रूप पढ़ा है, तो वही हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हस्तलिखित, हस्तलिखित को हम क्या कहते हैं, हाथों से लिखा हुआ, ठीक है क्लास। हस्तलिखित का जो अर्थ होता है वो है हाथों से लिखा हुआ। नेक्स्ट है धर्म विमुख, मीन्स धर्म से विमुख, धर्म से अलग। नेक्स्ट है महाराज, मीन्स महान है जो राजा। नेक्स्ट तिरंगा, मीन्स 3 रंगों वाला। इन्हें हम कहते हैं विग्रह करना, मीन्स एक शब्द को तोड़कर लिखना। नेक्स्ट है नंबर 5 आप बीती, मीन्स अपने पर बीती। नेक्स्ट है यथाशक्ति, मीन्स शक्ति के अनुसार। यहाँ पर हमने इन शब्दों का विग्रह किया है। हमें यहाँ पर समास नहीं बताना है कि ये कौन सा समास है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ शब्दों का विग्रह करना सीखा है कि शब्दों का विग्रह किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाकर लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं ग्रामर में, व्याकरण में। अब हम उन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर 3-3 शब्द बनाते हैं। कैसे, परा शब्द है पराधीन, परामुख और पराभव। नेक्स्ट है सु, सु का मीन्स होता है अच्छा। जितने भी हमारे अच्छे काम होते हैं उसमें हमारा सु शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सुयश, सुदीर्घ, सुगंध। नेक्स्ट है हमारा अधि, अधि में शब्द है हमारे अधिकार, अधिसूचना, अधिकरण। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है बताइए ये वाक्य सरल, संयुक्त अथवा मिश्र में से किस प्रकार के हैं। मीन्स जो यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर हमें वाक्य के भेद बताने हैं कि वाक्य के कौन कौन से भेद हैं। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर हमारे 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर केवल रचना के आधार पर वाक्यों का ही हमें भेद बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद यहाँ पर पूछे नहीं जा रहे हैं, जो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य पढ़ेंगे, बच्चा दूध पीकर सो गया। ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। नेक्स्ट है बच्चे ने दूध पिया और वह सो गया, तो
और शब्द लगाने से दो वाक्यों को हमने एक साथ जोड़ा है कि बच्चे ने दूध पिया, एक वाक्य हो गया, और सो गया दूसरा वाक्य हो गया। तो हमने दो वाक्यों को और शब्द के साथ जोड़ दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट है, गरीब होने पर भी वह ईमानदार है। मीन्स गरीब है वह ईमानदार है। तो जो हमारे इस तरीके के वाक्य होते हैं जिसमें यदि का प्रयोग होता है, ये है, और वो उन शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारे मिश्रित वाक्य होते हैं। तो ये वाक्य हमारा कौन सा है, मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। तो परंतु शब्द हमारा यहाँ पर फिर से दो वाक्यों को एक साथ जोड़ रहा है, इसलिए ये हमारा कौन सा वाक्य बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट है, कथा समाप्त हुई और प्रसाद वितरण किया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी और शब्द का प्रयोग हुआ है और दो वाक्य हैं, कथा समाप्त हो गई, प्रसाद वितरण किया गया। इसे हमने दो वाक्यों को और शब्द के माध्यम से एक किया है, तो इसलिए ये वाक्य हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट है, जब परीक्षा समाप्त हुई, कौमा हम कश्मीर घूमने गए। तो जब, तब, यदि, वह, जहाँ पर विरोधाभासक जो शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द युग्म होते हैं हमारे, उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो मिश्रित वाक्य होते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। जब छुट्टी होगी तो हम मैच देखने जाएंगे, ये भी हमारा मिश्रित वाक्य है। जो धनी व्यक्ति है वह हर चीज खरीद सकता है, ये भी हमारा यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। ओके क्लास, आराध्य बुक का हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको हम PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे नोटबुक में, और कंप्लीट करने के बाद हमें व्हाट्सएप पर अपना वर्क सेंड कर देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।